साझा और आप देख रहे हैं आज तक। किसानों के सवाल पर आज राहुल गांधी और बीजेपी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग चली है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने किसान आंदोलन पर आरोपी की बुकलेट जारी की, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को झूठ ना फैलाने की नसीहत दी है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने और जेपी नड्डा ने, आपको हम बताएंगे। पावर देखिए, एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट देखिए। अगर आप पिछले 6-7 साल को देखें तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। पावर देखिए, एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में मोनोपोली नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता है। उसमें मंडियां शामिल थी, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवा को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है। ये हिंदुस्तान की रियलिटी है। और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त लाइव चल रही है, हम आपको सीधे वहां लिए चलते हैं और इससे हम लड़ेंगे। थैंक यू सर। दोबारा फिर किसानों पर फोकस लाते हुए मौसमी फ्रॉम आज तक। राहुल, आपसे पूछना चाहते हैं, हम लोग सिंघू लगातार जा रहे हैं और वहाँ पे कई किसानों ने अपनी जान गंवाई है, उनको शहीद का दर्जा वहाँ पे दिया जा रहा है। पर अगर आप देखिए तो लगातार इस तरह का सरकार भी एफिडेविट कोर्ट में दे रही है कि खालिस्तानी एलिमेंट है और वहाँ पे ऐसे संगठन है जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, और इस तरह का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार दे रही है। तो क्या आपको लगता है क्या अंजाम है इसका? और कई नेता सिंघू बॉर्डर पर गए, अरविंद केजरीवाल भी गए। अगर कांग्रेस से लड़ाई लड़ रही थी कि आपने मुनासिब नहीं समझा कि वहाँ जाना चाहिए? नहीं, वो तो मैंने आपको समझाया कि हम किसानों की जो का आंदोलन है उसको रिस्पेक्ट करना था। तो दैट इज द रीजन। देखिए, आपका पहला सवाल क्या था? सॉरी, कई किसान शहीद हुए हैं वहाँ पे ठंड के वजह से, खालिस्तानी। जी देखिए, गवर्नमेंट का अप्रोच है, एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ मालूम है और हमारे खिलाफ जो भी बोलता है वो एंटी नेशनल है, क्रिमिनल है। ये इनकी अप्रोच है। हम जो बोल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम दिख रही, कोरोना की हमें प्रॉब्लम दिखी, हमने बोला गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती। हमने चाइना की बात बोली, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती। बट हम वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं। गवर्नमेंट को यह समझ नहीं आ रही है कि मान लो इन्होंने इन किसानों को दबा भी लिया, मामला वहां नहीं रुकने वाला। एनर्जी कहीं और से निकलेगी, युवाओं से निकलेगी, अनएम्प्लॉयड यंगस्टर से निकलेगी। तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए, आपने हिंदुस्तान के किसानों पर आक्रमण किया है, ये आप मत कीजिए। आप इनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये रियलिटी, इनकी अप्रोच ही गलत है। ये सीखना नहीं चाहते, ये सोचना नहीं चाहते, ये सिर्फ बोलना चाहते हैं।
इनको सिखाया गया, आरएसएस के लोग उनको सिखाते हैं कि देखो ना तुम्हें सुनना है ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस बोलना है, और बोलने में ये टॉप ग्रेड, बट सोचते नहीं, और देश को चलाने के लिए बोलने से ज्यादा सोचने की जरूरत है। Thank you. I'll go one by one. Anup Vajpayee ji from Amar Ujala. क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और बात करनी चाहिए किसानों से? उनकी स्टाइल ही नहीं है, अब उनकी स्टाइल ही नहीं है, तरीका ही नहीं है उनका, उनकी दूसरी अप्रोच है, तो मेरे बोलने से क्या फायदा? I'll come to you. Sunil Prabhu from NDTV. Sorry, I'm not attempting to distract, but just going on Raman's point about the leadership issue and how you take it forward. I'm not going to get into No, it. I know that. I respect that. Because the idea is to take it somewhere else, I'm not going to. Okay. But my point is that you have been fighting the Congress party and the opposition, be it in Parliament and elsewhere. You went to the President and everywhere. All options seem to be out, and now you yourself pointed out the media is not there, the judiciary is compromised, there is a Parliament which is compromised. Where will justice come for the farmers? That is the critical issue, and especially in the fact that there is a leadership crisis within the opposition. I believe in the spirit of this country. I do not believe that you can impose slavery on this country. I do not believe this country will accept 5 or 6 people owning it. I don't believe it. So where will the resistance come from? It will come from the people of India. Our job is to highlight what is going on to the people of India. We are struggling. Why? Because the instrument of transmission is not controlled by us. Right? So the press is not controlled by us. We don't have the thousands of crores of rupees that Narendra Modi ji has. We cannot put thousands of crores of rupees in social media. We cannot. But this is an advantage for us. Because it makes us, forces us to be pure. It forces us to be honest. It forces us to tell the truth. This is good. I don't have a problem with it. I think, broadly I will tell you, if you step back a little bit, what has happened is that the vision that India had for itself from 90s has collapsed. What used to work in the 1990s does not work anymore. So India requires a new vision. It requires a new imagination. And this is all the turbulence that is taking place because India does not have a vision. And Congress Party's job and its skill is in providing that vision. So you will see that we will provide India with that vision. There are many millions of people in India who do not accept this nonsense that is going on in the country. And they understand that there is a massive failure taking place. We used to be preeminent economy in the world. We are laughing stock. We are complete laughing stock. We cannot give our youngsters jobs. Our farmers are sitting outside in the cold. I don't know why Narendra Modi thinks this is something to be proud of. This is something to be ashamed of. The whole world is looking and saying, what is going on? Why are lakhs of farmers sitting outside Delhi? So he is destroying India's image, which the Congress has built. Slowly, Mahatma Gandhi first. Slowly we built it. वो उसको उड़ा रहा है, मतलब फाड़ फूड़ के फेंक रहे हैं. So that is the reality. We need to conclude. I'll go to Vijay Lakshmi first. सर, जेपी नड्डा ये भी बोले हैं बीजेपी अध्यक्ष कि जब आप विपक्ष में होते हैं तभी आप फार्मर्स के साथ सिंपैथाइज करते हैं, वरना आपकी सिंपैथी ये सवाल करते हुए भट्टा परसोल में हम सरकार में थे. प्लीज टेल हिम टू रीड द न्यूज़पेपर. और दूसरा एक सवाल करेक्ट और कर्जा माफ हमने 72,000 करोड़ रुपए किया, और लैंड एक्विजिशन बिल में हमने पार्लियामेंट में ऑपोजिशन में. तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी. आपको बता दें कि किसानों के साथ सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक खत्म हो गई है. कमेटी का कहना है कि वो तमाम किसान संगठनों से मिलेगी,
किसानों के साथ पहली विस्तृत बैठक 21 जनवरी को होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उसकी पहली बैठक खत्म हो गई है। पूसा स्पीड में ये बैठक चल रही थी और यहां पर बैठक के बाद सदस्यों की तरफ से ये बात आई है सामने कि विस्तृत बैठक होगी किसानों के साथ और सभी संगठनों से बात की जाएगी। कमेटी ने साफ कहा है कि सभी संगठनों से, जितने भी किसान संगठन हैं, सबसे बात की जाएगी, हम सबका पक्ष सुनेंगे, ये उन्होंने कहा है। और ये जो बैठक होने वाली है ये 21 तारीख को बैठक होने वाली है, 21 जनवरी को। अब ये जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो बैठक करेगी किसानों के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के साथ किसानों की बैठक, आपको हम बता दें कि उनकी बैठक खत्म हो गई है और 21 जनवरी को एक और बैठक होगी। अशोक गुलाटी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, इस बैठक के बाद क्या क्या निर्णय हुए और आगे आपकी मीटिंग कब होगी? निर्णय यही हुआ है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो दूसरे फार्मर्स हैं जो उसके पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके उनके क्या विचार हैं और उसके आधार पर कुछ रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को जो फार्मर्स के हित में होनी चाहिए देश के। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि वो इस कमेटी के सामने नहीं आएंगे। ऐसे में किस तरीके से आप लोग इसको पुख्ता बनाओगे कि इस पूरी रिपोर्ट को आप लोग तैयार कर सकें? देखिए, हमने यही कहा है कि हम तो विनती सबके आगे हाथ जोड़ के करेंगे, अपने विचार दीजिए, किस तरह से किसान का भला किया जा सकता है ये बता दीजिए, और हमने अपने वो विचार आगे सुप्रीम कोर्ट को देने हैं। ठीक है, आपने ये कहा कि ऑनलाइन सजेशन लिए जाएंगे, राज्यों से भी ऑनलाइन भी होगा, स्टेक होल्डर्स, सरकारें जो राज्य सरकारें हैं उनसे भी बात करेंगे। तो कई स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, सिर्फ एक किसान जो इस समय विरोध में है, लेकिन दूसरे किसान भी हैं जो कुछ पक्ष में भी हैं, और किसान ऐसे भी हैं जिनको कुछ पता भी नहीं कि हो क्या रहा है ये। तो हमें कई किसानों से बात करके ही आगे बताना है। सरकार के नुमाइंदे जो हैं उनसे बातचीत होगी, रिपोर्ट कब तक देंगे आप? 2 महीने में रिपोर्ट हमारी कोशिश है देने की, तो इसलिए बिल्कुल, तो 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। और ये कहा गया इस कमेटी के जरिए कि सरकार के जो नुमाइंदे होंगे उनसे भी बातचीत की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकारों के साथ साथ जो अलग अलग कमेटियां होंगी उनसे भी बातचीत किया जाएगा। तो इस पूरे मसले का हल किस तरीके से निकालना है, इसको लेकर के ये कमेटी आगे आने वाली 21 तारीख को बैठक करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कमेटी की बैठक जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई थी उनकी बैठक खत्म हो गई है। अब अगली बैठक उनकी किसानों के साथ 21 जनवरी को होने वाली है, जिसमें तमाम किसान संगठनों से उनकी बातचीत होगी, उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात होगी, उनका पक्ष जानने की कोशिश करेगी ये कमेटी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पहुंचे। अमित शाह आज वहां कई मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड से पहले खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले का खतरा भी जताया है। सुरक्षा का सवाल दिल्ली पुलिस के लिए बेहद बड़ा है। बताया जा रहा है कि अमित शाह सुरक्षा इंतजामों पर डिटेल बात कर रहे हैं, डिटेल में ब्यौरा ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह किसान आंदोलन के ट्रैक्टर परेड को लेकर जो इंतजाम है उस पर भी बातचीत कर रहे हैं। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को संबोधित भी किया है और किसान आंदोलन के दौरान उनकी तैयारियों की तारीफ भी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली पुलिस उस वक्त काफी पेशेंट थी, इसकी तारीफ भी उन्होंने की है। कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार का काम दिल्ली पुलिस ने किया है, मैं शायद गृह मंत्री न होता, एक नागरिक भी होता, तो भी आपका मन से इतना ही सम्मान करता। और आज क्योंकि मैं गृह मंत्री हूं, बहुत गौरव के साथ आपको सम्मानित करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम। इतने बड़े चुनौती के काल में लगभग 7,667 8,000 के आसपास हमारे कर्मचारी
खुद कोरोना ग्रसित हो गए। 30 पुलिसकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, फिर भी कहीं पर ड्यूटी के अंदर कहीं होता ही नहीं। लॉकडाउन के पालन के लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन उड़ाती नजर आती है, किसी वृद्ध को घर पे दवा देती नजर आती है, किसी भूखे मजदूर को लाइन में खाना देते हुए नजर आती, किसी गर्भवती माता को अस्पताल तक पहुंचाते हुए नजर आती है, किसी कोरोना के पीड़ित मरीज को जिसके घर वाले भी शायद उसके साथ न जाए, वहां दिल्ली पुलिस का जवान इसके साथ जाकर इसके जीवन बचाने में बहुत मददरूप हुआ है। ये दिल्ली पुलिस का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, ये प्रकरण स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा, इसका मुझे विश्वास है। कई बार इस प्रकार के कार्यक्रम में जिस प्रकार के प्रशंसा के फूल बांधे जाते हैं, इसके दो परिणाम होते हैं। एक तो उत्साह भी बढ़ता है, मगर उसके साथ स्थगितता भी आने का भय रहता है। तो मेरा काम है कि आपके दिमाग में से स्थगितता को निकालकर आगे और गतिशील होकर सभी लक्ष्यों को अचीव करे। और एक परिपूर्ण पुलिसिंग की व्याख्या अगर किसी को दुनिया भर में देखनी है तो दिल्ली पुलिस में आकर देखे, ऐसी पुलिस की रचना करनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है कि पुलिस आयुक्त से लेकर अंतिम कांस्टेबल तक सभी लोग एक टीम के साथ काम करें, सभी अहर्निश आगे क्या अच्छा हो सकता है इसका चिंतन करें, सभी लोग नई चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे इसके बारे में अहर्निश सोचते रहे, तभी होंगे। मित्रों, रुक करेंगे अगली खबर का। और अब बात वेब सीरीज तांडव को लेकर। जी हां, माफीनामे के बावजूद वेब सीरीज तांडव के निर्माता निर्देशक की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। लखनऊ में एफआईआर दर्ज होने के बाद ग्रेटर नोएडा में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब भोपाल में भी एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। आपको हम बता दें कि वेब सीरीज अमेजॉन पर दिखाई जा रही है। तांडव वेब सीरीज, इसे लेकर जबरदस्त तांडव पूरे देश में हो रहा है। आपको बता दें, सबसे पहले लखनऊ में तांडव को लेकर एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद ग्रेटर नोएडा और अब मध्य प्रदेश में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई है। भोपाल में एफआईआर दर्ज हो रही है तांडव को लेकर। और न सिर्फ निर्माता निर्देशक बल्कि जो कलाकार इसमें काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी मुकदमा दायर किया जा रहा है। और ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं साधु संतों की, जो कि विरोध कर रहे हैं माफीनामे की बात को नकारते हुए। उनका कहना है कि इस तरह की चीजें नहीं दिखाई जानी चाहिए। कल यानी कि 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, साथ ही कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए वॉशिंगटन डीसी में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहली बार 25,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती वॉशिंगटन में होने जा रही है। जैसे कि ये शपथ ग्रहण समारोह ना हुआ, जंग का मैदान हो गया। बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं। उसके पहले वॉशिंगटन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वॉशिंगटन में सुरक्षा के लिए 25,000 नेशनल गार्ड की तैनाती हो रही है। इसके अलावा हजारों पुलिस अफसरों की भी तैनाती की जा रही है। नेशनल गार्ड्स को संभावित खतरों को भांपने की ट्रेनिंग दी गई है। पेंटागन ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए नेशनल गार्ड्स के 15,000 सैनिकों की तैनाती की इजाजत दे दी। 6,200 सैनिक पहले से वॉशिंगटन में तैनात थे। 7,000 से ज्यादा सैनिक दूसरे राज्यों से आ चुके हैं। शपथ ग्रहण के दिन 5,000 सैनिक गंगा विरोधी उपकरण और हथियारों से लैस होंगे। This sorrow and this tragedy, and we, the United States, can never allow this to happen again. It's the biggest security threat, internal domestic security threat we've ever had since our Civil War. Of course, I think that that's a huge security threat. हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कभी भी नहीं की गई थी। वॉशिंगटन में पहली बार 25,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती हो रही है, जबकि 20 जनवरी 2017 को जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी, तब यहाँ 10,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। यही नहीं, जितने अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में हैं, उससे ज्यादा अमेरिका ने वॉशिंगटन डीसी में तैनात कर रखे हैं। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया था। ट्रंप समर्थक संसद में घुस गए थे। 220 सालों में पहली बार संसद में इस तरह की हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
6 जनवरी को हुई हिंसा को देखते हुए अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। FBI ने चेतावनी दी है कि 20 जनवरी को बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप समर्थक एक बार फिर हंगामा कर सकते हैं। FBI ने अपनी चेतावनी में कहा है कि बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले पूरे अमेरिका में हथियार बंद प्रदर्शन हो सकते हैं। ट्रंप समर्थकों के हथियार बंद समूह 50 राज्यों की राजधानी और वॉशिंगटन में जुटने की योजना बना रहे हैं। बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में हिंसा की आशंका को देखते हुए राजधानी वॉशिंगटन में 24 जनवरी तक इमरजेंसी लगा दी गई है। वॉशिंगटन डीसी ही नहीं, अमेरिका के सभी 50 राज्यों की राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। It'll be fun. The inauguration will be good, but it's sad that this is how the inauguration is going to be for us. Usually this is open, people, million, you know. तो बड़ी खबर, ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत हुई है। आपको हम बता दें, विराट कोहली की गैर मौजूदगी के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम ने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में इतिहास रच दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से जीती है ये टेस्ट सीरीज। 328 का लक्ष्य बौना पड़ गया। आपको हम बता दें कि जिस तरह से यंगिस्तान ने यहां पर कमाल दिखाया है ब्रिस्बेन में 250 प्लस रन का कभी सफल पीछा नहीं हुआ था। जो कोई और कहीं कर सका, टीम इंडिया ने कर दिखाया है, जो और कोई नहीं कर सका है। आपको बता दें, रहाणे की टीम ने इतिहास रच दिया है। इसे यंगिस्तान की टीम कह सकते हैं। यंगिस्तान की वो जीत, वो हिम्मत जो ब्रिस्बेन में दिखाई है। पिछली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में, आपको बता दें, 2018-19 के टेस्ट सीरीज में 2-1 से हरा था। भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगातार तीसरी बार अपने नाम कर जीत की हैट्रिक लगाई है। बड़ी खबर, और आपको हम बता दें कि कल यानी कि 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, साथ ही कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए वॉशिंगटन डीसी में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहली बार आपको बता दें 25,000 अमेरिकी सैनिकों की बाकायदा तैनाती वॉशिंगटन में होने जा रही है। जैसे कि ये शपथ ग्रहण समारोह ना हुआ, जंग का मैदान हो गया। जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं, उसके पहले वॉशिंगटन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वॉशिंगटन में सुरक्षा के लिए 25,000 नेशनल गार्ड की तैनाती हो रही है। इसके अलावा हजारों पुलिस अफसरों की भी तैनाती की जा रही है। नेशनल गार्ड्स को संभावित खतरों को भांपने की ट्रेनिंग दी गई है। पेंटागन ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए नेशनल गार्ड्स के 15,000 सैनिकों की तैनाती की इजाजत दे दी है। 6,200 सैनिक पहले से वॉशिंगटन में तैनात थे। 7,000 से ज्यादा सैनिक दूसरे राज्यों से आ चुके हैं। शपथ ग्रहण के दिन 5,000 सैनिक दंगा विरोधी उपकरण और हथियारों से लैस होंगे। This sorrow and this tragedy, and we, the United States, can never allow this to happen again. It's the biggest security threat, internal domestic security threat we've ever had since our Civil War. Of course, I think that it's a huge security threat. हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कभी भी नहीं की गई थी। वॉशिंगटन में पहली बार 25,000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती हो रही है, जबकि 20 जनवरी 2017 को जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी, तब यहाँ 10,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। यही नहीं, जितने अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में हैं, उससे ज्यादा अमेरिका ने वॉशिंगटन डीसी में तैनात कर रखे हैं। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया था। ट्रंप समर्थक संसद में घुस गए थे। 220 सालों में पहली बार संसद में इस तरह की हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 6 जनवरी को हुई हिंसा को देखते हुए अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। FBI ने चेतावनी दी है कि 20 जनवरी को बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप समर्थक एक बार फिर हंगामा कर सकते हैं। FBI ने अपनी चेतावनी में कहा है कि बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले पूरे अमेरिका में हथियार बंद प्रदर्शन हो सकते हैं।
ट्रंप समर्थकों के हथियारबंद समूह 50 राज्यों की राजधानी और वॉशिंगटन में जुटने की योजना बना रहे हैं। बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में हिंसा की आशंका को देखते हुए राजधानी वॉशिंगटन में 24 जनवरी तक इमरजेंसी लगा दी गई है। वॉशिंगटन डीसी ही नहीं, अमेरिका के सभी 50 राज्यों की राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। It'll be fine. The inauguration will be good, but it's sad that this is how the inauguration is going to be for us. Usually, this is open, people, hundreds, maybe a couple, tens of thousands of people, and we get to see the new president be inaugurated. But we can't do that this year because of the violence that we saw last week. वॉशिंगटन डीसी में हजारों अमेरिकी सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पहरा है। सड़क पर सेना की गाड़ियां दौड़ रही हैं। पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से व्हाइट हाउस जाने वाली सड़क पर आने जाने वालों की गाड़ियां रोककर कड़ी पूछताछ हो रही है। किसी भी हालात से निपटने की हर तैयारी है। सड़क पर मोटे मोटे डिवाइडरों का इंतजाम कर दिया गया है। 23 जनवरी तक नो पार्किंग की नोटिस भी चिपका दी गई है। पूरे वॉशिंगटन डीसी को सुरक्षा के लिहाज से अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। वॉशिंगटन डीसी से प्रतीक्षा घिल्डियाल के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी FBI को ऐसे इनपुट मिले थे कि ट्रंप के समर्थक वॉशिंगटन ही नहीं बल्कि अमेरिका के 50 राज्यों की राजधानियों में बवाल कर सकते हैं। लिहाजा व्हाइट हाउस को अभेद्य दुर्ग में तब्दील कर दिया गया। हिंसा की आशंका और कोविड को देखते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम में काफी बदलाव किए गए हैं। तो कल कैसा होगा जो बाइडेन और कमला हैरिस का शपथ ग्रहण समारोह, आइए देखते हैं। दुनिया भर को लोकतंत्र पर ज्ञान बांटने वाला अमेरिका अपने सबसे बड़े लोकतांत्रिक संकट से जूझ रहा है, जहां राष्ट्रपति चुनाव में हारा हुआ प्रत्याशी हार मानने के लिए तैयार नहीं और जिसने जीत हासिल की उसकी राह में कांटे ही कांटे बिछा दिए। Yesterday, in my view, one of the darkest days in the history of our nation. An unprecedented assault on our democracy. An assault literally on the citadel of liberty. पिछले 6 जनवरी को अमेरिकी संसद में जो कुछ भी हुआ उसने अमेरिका के लोकतंत्र को कलंकित कर दिया। उस घटना पर रिपब्लिकन शर्मसार नहीं है। उल्टे ट्रंप के समर्थक जो बाइडेन की शपथ से पहले पूरे अमेरिका में जगह जगह हंगामा करने की फिराक में। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात अमेरिका की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी FBI कह रही है। तभी वॉशिंगटन डीसी को अभेद्य दुर्ग में तब्दील किया जा रहा है। ट्रंप समर्थकों के हंगामे की आशंका को देखते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का पूरा ढांचा बदला जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह अमेरिकियों के लिए किसी मेले से कम नहीं होता। हजारों लाखों की तादाद में लोग वॉशिंगटन डीसी में शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनते रहे। हम आपको बता दें कि बराक ओबामा ने जब 2009 में अपने पहले कार्यकाल की शपथ ली थी तो उस समारोह को 20 लाख लोगों ने देखा था। लेकिन जो बाइडेन और कमला हैरिस की शपथ से पहले ही रंग में भंग पड़ गया। लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन पर ही कैची चल गई। जो बाइडेन की टीम ने अमेरिकियों से राजधानी में आने से बचने की सलाह दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों को घर बैठकर टीवी पर शपथ ग्रहण समारोह देखने की अपील की गई है। यही नहीं, शपथ ग्रहण के लिए परेड मार्ग के साथ बनाए गए व्यूइंग स्टैंड को नीचे ले जाया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन और कमला हैरिस कैपिटल हिल के सामने शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 200 लोग सामने बैठे होंगे। पहले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में 2 लाख टिकट दिए जाते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 को देखते हुए सिर्फ 1000 टिकटों का इंतजाम किया गया है। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से व्हाइट हाउस तक सैनिकों की परेड होती थी, लेकिन इस बार ये परेड पूरे अमेरिका में वर्चुअल रूप में होगी। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनके जीवन साथियों को सैनिक व्हाइट हाउस से ले जाएंगे। नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के स्वागत में सेना के बैंड और ड्रम भी बजाए जाएंगे। जो बाइडेन और कमला हैरिस की शपथ पर ट्रंप समर्थकों की हिंसा की आशंकाओं की छाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कार्यक्रम रंगारंग नहीं होगा। हर बार की तरह इस बार भी धमाल होगा। इस मौके पर जो बाइडेन की समर्थक और पॉप स्टार लेडी गागा राष्ट्रगीत गाएंगी, जबकि गायिका और अभिनेत्री जेनिफर लोपेज म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगी। बाइडेन की शपथ के बाद अभिनेता टॉम हैंक्स
90 मिनट की टेलीविजन प्रस्तुति देंगे। अमेरिका के तमाम चैनल्स में बाइडेन की शपथ का सीधा प्रसारण होगा। जो बाइडेन और कमला हैरिस के स्वागत के लिए तमिल मूल की महिलाएं पारंपरिक कोलम तैयार कर रही हैं। तमिलनाडु में कोलम की कलाकृति हर शुभ अवसर पर बनाई जाती है। ये तैयारी इस वजह से हो रही है कि उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण कर रही कमला हैरिस भी तमिल मूल की हैं। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में बहुत कुछ ऐसा होगा जो पहले नहीं हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह से व्हाइट हाउस से विदाई होने जा रही है वो भी अभूतपूर्व है। ट्रंप अभी भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। 25th Amendment is of zero risk to me, but will come back to haunt Joe Biden and the Biden administration. ट्रंप अपनी हार और जो बाइडेन की जीत से इतने दुखी हैं कि वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल भी नहीं होंगे। यही नहीं, ट्रंप अपना विदाई भाषण भी नहीं देंगे। उनकी जगह उपराष्ट्रपति माइक पेंस विदाई भाषण देंगे। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा घिल्डियाल के साथ आज तक ब्यूरो। डोनाल्ड ट्रंप का तो व्हाइट हाउस से जाना तय है, लेकिन जाने से पहले उनकी हरकतों ने उनकी पार्टी और अमेरिका को शर्मसार कर दिया है। अपनी हार न मानने पर अड़े ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हो गए हैं जिन पर एक ही कार्यकाल में दो बार महाभियोग का प्रस्ताव आया और पारित भी हुआ। It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore, and that's what this is all about. डेमोक्रेट हो या फिर रिपब्लिकन, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से पहले 44 राष्ट्रपति हुए, लेकिन ट्रंप जैसा राष्ट्रपति अमेरिका ने अपने लोकतांत्रिक इतिहास में कभी देखा ही नहीं। अपने 4 साल के कार्यकाल में तमाम विवादों के केंद्र में रहे डोनाल्ड ट्रंप की विदाई भी ऐसी हो रही है जिसे वो याद नहीं करना चाहेंगे। बड़े बेआबरू होकर व्हाइट हाउस से निकलेंगे ट्रंप। पिछले दिनों अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को उनके देशवासियों ने नकार दिया और जो बाइडेन को अपना समर्थन दिया, लेकिन ट्रंप तो हार के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी जीत साबित करने के लिए हर हथकंडा अपनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। ट्रंप ने चुनाव में धोखाधड़ी के खिलाफ कई अदालतों में याचिकाएं भी दाखिल की। ट्रंप ने बैलेट चोरी हो जाने जैसी कहानियां भी बनाई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। ट्रंप अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे और उनकी हर कोशिश थी कि सत्ता उन्हीं के पास रहे। इसके लिए 6 जनवरी को उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। ट्रंप ने अपने समर्थकों को हिंसा के लिए शह देने से भी गुरेज नहीं किया। We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically. ये ट्रंप के उकसावे का ही असर था कि उनके समर्थक अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में घुस गए। ऐसा हिंसक हंगामा जिससे अमेरिका दुनिया भर में शर्मसार हो गया। यही नहीं, उनकी अपनी पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया। डेली मेल की रिपोर्ट की माने तो रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने ट्रंप की मानसिक स्थिति पर चर्चा की है। हालात ऐसे बन गए थे कि ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने पर राजी ही नहीं थे। नौबत महाभियोग तक आ गई। डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ। इस बार भी निचले सदन में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग 197 के मुकाबले 232 वोटों से पारित हुआ। यही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने भी महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया। 20 जनवरी को अमेरिका में जो बाइडेन और कमला हैरिस का युग आ रहा है। व्हाइट हाउस से ट्रंप की विदाई होनी तय है। ट्रंप भले ही विवादों में रहे हों, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ उनके रुख के तमाम देश समर्थक भी रहे हैं। अब इतिहास उन्हें किस तरह से याद रखेगा, इंतजार कीजिए। आज तक ब्यूरो। जहां एक और अमेरिका में शपथ की तैयारियां हो रही है, वहीं इससे पहले जो बाइडेन और कमला हैरिस मार्टिन लूथर किंग डे मनाने पहुंचे। फिलाडेल्फिया में इस मौके पर दोनों जरूरतमंद लोगों को खाना बांटते हुए नजर आए। इस दौरान जो बाइडेन की पत्नी समेत उनके बच्चे भी वहां पर मौजूद थे।
मार्टिन लूथर किंग डे के मौके पर फिलाडेल्फिया पहुंचे। इस दौरान जो बाइडेन की पत्नी और उनके बच्चे भी साथ थे। बुधवार को वॉशिंगटन डीसी में होने वाले समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस बीच तैयारियों से समय निकालकर बाइडेन इस नेशनल डे को मनाने लोगों के बीच पहुंचे। इस दौरान दोनों पार्किंग एरिया में लोगों को खाना और फलों के पैकेट बांटते नजर आए। जहां एक और बाइडेन फिलाडेल्फिया में थे, वहीं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस वॉशिंगटन डीसी में नजर आई। फूड बैंक के कार्यक्रम में कमला हैरिस अपने पति के साथ वॉलंटियर के तौर पर काम करती नजर आई। इस दौरान दोनों पैकेट में फलों और खाने के सामान को पैक करते दिखाई दिए। मार्टिन लूथर किंग डे पर जहां जो बाइडेन और कमला हैरिस लोगों से मिलते जुलते नजर आए, वहीं मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं भी नजर नहीं आए। ये लगातार छठवां दिन है जब वो व्हाइट हाउस से बाहर जनता के सामने नहीं आए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग को नागरिक अधिकारों का नायक माना जाता है। उन्हें सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिन पर हर साल मार्टिन लूथर किंग डे मनाया जाता है। आज तक ब्यूरो। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद इसे पाने के लिए दुनिया भर में होड़ मची हुई है, लेकिन इस होड़ में दुनिया के गरीब देशों के पिछड़ने का डर है। साथ ही WHO प्रमुख ने कहा है कि वैक्सीन के वितरण में समानता लाना न केवल अमीर देशों की नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि ये रणनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी अहम है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन सबसे पहले पाने की लगी होड़ के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि वैक्सीन आने के बाद इसे पाने के लिए होड़ मची है, लेकिन इस होड़ में दुनिया के गरीब देशों के पिछड़ने का डर है। साथ ही डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि एक तरफ जब कोरोना वैक्सीन हमारे लिए उम्मीद लेकर आई है, वहीं दूसरी तरफ इसके वितरण में भारी असमानता देखी जा रही है। WHO प्रमुख ने ये भी कहा कि मौजूदा वक्त में कम से कम 49 अमीर मुल्कों ने जहां लोगों को वैक्सीन की 3 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं, वहीं कई गरीब मुल्कों में अभी भी वैक्सीन नहीं पहुंची है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि ये आंकड़ा बताता है कि विश्व एक भयावह नैतिक विफलता के कगार पर है और इसकी कीमत दुनिया के सबसे गरीब देशों के लोगों को चुकानी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख का कहना है कि वैक्सीन के वितरण में समानता लाना न केवल अमीर देशों की नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी अहम है। दुनिया के अमीर देशों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीन पाने की होड़ के कारण दुनिया के गरीब खतरे में होंगे और इससे महामारी पूरी तरह से खत्म भी नहीं होगी। आपको बता दें कि WHO खुद कई महीनों से सभी मुल्कों में समान रूप से वैक्सीन पहुंचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। WHO ने वैक्सीन के 5 उत्पादकों से 2 अरब खुराक हासिल कर ली है, जबकि WHO को वैक्सीन की 1 अरब खुराक और मिलने वाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन फरवरी में लोगों को वैक्सीन देना शुरू करेगा। आज तक ब्यूरो। इटली में कोरोना महामारी के बीच स्कूल खुल गए हैं। 10 महीने बाद खुले स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। वहीं स्कूल खोलने के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। ये 2 तस्वीरें हैं यूरोपीय देश इटली की, जहां कोरोना महामारी के बीच स्कूल खुल गए हैं, जबकि स्कूल खोले जाने के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां बच्चे स्कूल जाते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दस महीने बाद जब राजधानी रोम में स्कूल खुले तो बड़ी तादाद में छात्र स्कूल पहुंच गए। वहीं स्कूल पहुंचे छात्रों की सुरक्षा के लिए हर उपाय किए गए हैं, जिससे इन्हें महामारी से सुरक्षित रखा जा सके। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की गई है। इतालवी सरकार ने फिलहाल हाई स्कूलों को खोला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि कोरोना संकट के बीच स्कूल खोले जाने को लेकर कई लोग विरोध भी कर रहे हैं।
इटली की राजधानी रोम में सैकड़ों छात्र और अभिभावक सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे लोगों की मांग है कि स्कूलों में छात्रों के लिए और अच्छी व्यवस्था की जाए, तभी स्कूलों को खोला जाए। आपको बता दें कि इटली में कोरोना महामारी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसकी वजह से यहाँ अभी भी कई तरह के प्रतिबंध लागू हैं। आज तक ब्यूरो।